हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हो आप सभी? होप सो प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये क्लास उस हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। विशेष रूप से जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें जो उत्तराखंड के हमारे स्टूडेंट हैं उनके भी ये टॉपिक है, तो स्पेशली उन्हीं का टाइटल लिखा हुआ है। बाकी इन जनरल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी इस सीरीज में 2 क्लासेस हो चुकी है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे हैशटैग जो है वो 3 नजर आ रहा होगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे इकोनॉमिक्स के रेगुलर बेसिस पे नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। बाकी उत्तराखंड के जो बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप यूके SSC ईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो ये क्लास आप सभी के काम की है। बाकी इसके अलावा भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की जहां जहां जो वैकेंसी है, सभी जो बैचेस हैं, जो कोर्सेज हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होने वाली है। अभी तक हम काफ़ी सारी बातें कर चुके थे, अब उसी के आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले भी कुछ क्लासेस ले चुके हैं इस टॉपिक पे, और जो क्लासेस हमने ली है उसमें इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात करी है। क्या होता है इन्फ्लेशन, इसके बारे में हमने बात करी थी। इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हमने बात करी है ना। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है, दौड़ती हुई होती है, चलती हुई होती है ना। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इन सभी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा जो है वो कर चुके थे। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, उन रिमेनिंग टॉपिक्स को हम आज यहाँ पे इस क्लास में देखने वाले हैं। अभी तक मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे से जितने भी टॉपिक्स हैं, लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसके लिए इन्फ्लेशन अच्छा है और किसके लिए इन्फ्लेशन बुरा है, ये हमने देखा था। इन जनरल किसके लिए अच्छा होता है, तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छा होता है जो पर्सन गुड्स को बेचते हैं, जो बनाते हैं, बेचते हैं, उनके लिए हमेशा अच्छा है। मतलब किसानों के लिए इन्फ्लेशन, या प्रोड्यूसर के लिए या सप्लायर के लिए जो मुद्रास्फीति होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जो गुड्स खरीदते हैं, कंज्यूमर स्पेशली गुड्स खरीदते हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन बुरा है। ठीक है। जिनकी मार्केट में एक फिक्स इनकम होती है, जिसने कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिसकी कोई फिक्स इनकम होती है, तो जहां फिक्स आ जाए ना, उनके लिए समझ लेना इन्फ्लेशन हमेशा नुकसान ही देगा, क्योंकि इनकम तो फिक्स है लेकिन महंगाई बढ़ी जा रही है। लेकिन जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन से पैसा कमाते हैं, उस सिचुएशन में हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो फेवरेबल रहता है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम यहां पे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो क्या होता है। ये तो हम देख चुके थे। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय क्या हैं, वो कौन कौन से उपाय हैं जो हमारी मुद्रास्फीति को किसके लिए है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए है। अगर हमें कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन हो चुका है, अलग अलग रीजन से इन्फ्लेशन होता है, आज हम बात कर रहे हैं अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहें, इस पर नियंत्रण लगाना चाहें, तो कैसे हम इस पर नियंत्रण लगा सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे चर्चा करेंगे कि सर अगर हमें कंट्रोल करना है, अगर हमें नियंत्रण करना है, तो हमारे पास में टूल्स क्या होंगे, है ना। आज हम यहां पे जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मुद्रास्फीति पर। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है ना। आज हम यहां पे बात करेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है ना,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो मेरे हिसाब से दो जनों की होती है। कौन कौन हैं? दो, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करते हैं उसमें एक जो नाम आता है वो सरकार का आता है, एक जो नाम आता है वो गवर्नमेंट का आता है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है वो करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो अलग अलग विभाग हैं जो कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए स्पेशली काम करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, सरकार इन्फ्लेशन को कैसे रोकेगी? तो सरकार जो इन्फ्लेशन को, महंगाई को रोकती है वो एक नीति बनाती है। सरकार कौन सी नीति बनाकर, सरकार कौन सी पॉलिसी बनाकर महंगाई को रोकने का काम करती है? तो सरकार जो नीति बनाती है उस नीति को कौन सी नीति कहते हैं? ध्यान रखना, उस नीति को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो यहां पे सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है, राजकोषीय नीति बनाती है, और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है या जो मंदी है, लगातार मनी सप्लाई कम हो गई है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पे काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक पॉलिसी बनाती है जिस पॉलिसी का नाम क्या हो जाता है? जिस पॉलिसी का नाम मौद्रिक नीति हो जाता है। और ये जो मौद्रिक नीति होती है उस मौद्रिक नीति को हम मॉनेटरी पॉलिसी का जो नाम है वो दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? हम जो नाम यहां पे दे देते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का दे देते हैं। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए जो दो विभाग हैं वो कौन से हैं, नाम बता दिया है, और ये दोनों विभाग क्या करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दोनों विभाग हैं, ये जो दोनों नीति है, ये दोनों नीति में कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिन टूल्स का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो जो टूल्स होते हैं सरकार के पास में कौन से टूल होते हैं जिन टूल का उपयोग जो है वो हमारी सरकार करती है? तो सरकार क्या करती है? सरकार की जो सरकारी जो प्राप्तियां होती है, सरकार क्या करती है? सरकार की जो सार्वजनिक प्राप्तियां हैं, सरकार की जो सार्वजनिक प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां मतलब रिसिप्ट हो जाता है ना, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं गवर्नमेंट रिसिप्ट। और सरकार के जो सार्वजनिक व्यय होते हैं, कौन से व्यय होते हैं बताओ? सरकार के जो सार्वजनिक व्यय होते हैं जिन्हें बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं या पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, उनमें चेंज किया जाता है। ये जो उपकरण है ना, इन उपकरण में सरकार कुछ ना कुछ चेंज करके, कुछ ना कुछ परिवर्तन करके कंट्री की सिचुएशन को सही करने की कोशिश करती है। समझ रहे हो? मतलब सरकार के पास में कुछ हथियार है, सरकार के जो हथियार हैं, जो सरकार अलग अलग हथियार चलाती है, उन सभी हथियारों को कहा जाता है राजकोषीय नीति। जो आरबीआई अलग अलग हथियार अपनाती है, जो तीर चलाती है अलग अलग, उन सभी हथियारों को कहते हैं मौद्रिक नीति, है ना। अब जो हथियार हैं उन हथियारों को चलाना पड़ेगा, उन हथियारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सरकार के उपकरण कौन कौन से उपकरण हैं जिसमें चेंज करके सरकार कंट्री में जो महंगाई है या मंदी है उसे कंट्रोल करती है? तो उसमें सरकार की प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज करती है। पब्लिक रिसिप्ट का मतलब सरकार की जो रिसिप्ट है, सरकार की रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट आती है? जैसे टैक्स की रिसिप्ट, तो सरकार ने टैक्स की रेट में चेंज कर दिया और वहां से महंगाई बढ़ गई या कम हो गई, तो समझ लो ये सरकार की राजकोषीय नीति है। सरकार के जो खर्चे होते हैं, सरकार खर्चे कहां करती है? सरकार खर्चे करती है आप सभी को सैलरी देने में, सरकार खर्चा करती है नरेगा में, जो मजदूर हैं उनको पैसे देने में, सरकार खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्चा करती है। तो जब सरकार अपने खर्चों में और अपनी रिसिप्ट में कुछ चेंज कर दे जिससे प्राइस कंट्रोल हो जाए, तो समझ लो वो राजकोषीय नीति होती है। और जब
जब आरबीआई क्या करता है, जब आरबीआई मुद्रा आपूर्ति में कोई चेंज कर देता है, मुद्रा आपूर्ति को कहा जाता है मनी सप्लाई। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई में कोई चेंज कर दे और मनी सप्लाई में चेंज करके वो कंट्री के सिचुएशन को सही करने की कोशिश करे, पैसों की मात्रा को बढ़ा दे, पैसे की मात्रा को कम कर दे, जब इस तरीके से कोई काम किया जाता है तो उस काम को बेसिकली सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आप सभी को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को यहां तक होने वाला है। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि क्या यहां तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई है, बता दीजिए। लास्ट क्लास में आप याद कीजिए, मैंने आपको समितियों के बारे में भी बताया था। बार बार मैं आपको चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है वो कौन कौन सी होती है, एक डायग्राम भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको वो डायग्राम अच्छे से याद आ रहा है तो, याद आ रहा है डायग्राम? कौन सा डायग्राम बनाया था सर? याद करो। सबसे पहले हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, वो सबसे पहले ऐसी होती है। यहां से हमारी इकोनॉमी शुरू होती है, फिर ये इकोनॉमी यहां तक जाती है, यहां जाके ये टॉप पे पहुंच जाती है। जब ये टॉप पे जाती है तो वापस ये नीचे जाती है, वापस ये नीचे जाती है तो वापस ये ऊपर जाती है। ये अलग अलग नाम याद करो, मैंने आपको बताया था। जब इकोनॉमी स्टार्टिंग में जो है वो मंदी का सामना करती है तो उस सिचुएशन को हमने अवस्फीति का नाम दिया था। मुझे लगता है आप लोगों को याद आ रहा होगा, इसे हमने अवस्फीति का नाम दिया था। लेकिन जब यहां से सिचुएशन ऊपर की तरफ जाती है तो ये अप हो रही है, ये अप हो रही है, तो इसे हम अपस्फीति का जो नाम है वो दे देते हैं। आपको याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इसे हम अपस्फीति का नाम दे देते हैं। ऊपर जा रही है, ओके। जब यहां पे ऊपर जाके वापस ये नीचे जाती है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम विस्फीति का नाम जो है वो देते हैं। ये भी आपको याद आ रहा होगा, ये भी आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद में जब यहां पे देखिए, ये भी क्या थी? ये भी आपको अविस्फीति ही नजर आ रही है ना। और यहां वापस जब यहां पे सिचुएशन नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो ये जो सिचुएशन है ये फिर से हमारी क्या कहलाती है? अवस्फीति ही कहलाती है, क्योंकि अब जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। याद आ रहा है कुछ अच्छी तरीके से आपको, है ना? ये जो अपस्फीति होती है, याद करो, अपस्फीति को ही इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो डिसइन्फ्लेशन का जो नाम है वो देते थे। किसे नाम देते थे? डिसइन्फ्लेशन, इसी को अपस्फीति कहते थे। याद करो, जो अवस्फीति होती है उसे हमने डिफ्लेशन का नाम दिया था। कुछ याद आ रहा है आपको? इसे हमने डिफ्लेशन का जो नाम है वो दे दिया था, है ना। उसके बाद में ये जो टॉप स्थिति होती है, इस टॉप स्थिति को, इस सिचुएशन को हम स्फीति कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं। स्फीति का मतलब यहां पे क्या हो गया है? अब यहां पे हमारा इन्फ्लेशन हो गया है, यहां फिर से अब स्फीति आ गई है। अब स्फीति आ गई है, इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन है। यही सब पढ़ा था हमने, याद आ रहा है। फिर एक और सिचुएशन होती है जिसे हम यहां पे क्या कहते हैं? हम यहां पे संस्फीति कहते हैं। एक और जो सिचुएशन होती है जिसे हम यहां पे क्या कहते हैं? संस्फीति कहते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप सभी को याद आ रही होगी, जो हमने अच्छी तरीके से कर रखी है, जिसे रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, जहां गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस सिचुएशन को हम, याद करो, संस्फीति जो है वो कहते हैं। इसे हम लोग बेसिकली रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टेज है, ये सारी स्टेज मैंने आपको बताई थी, और मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन से भी पूछा गया है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन हेडलाइन इन्फ्लेशन से पूछा गया है, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। याद आ रहा होगा आपको। भारत में कौन सा इन्फ्लेशन मिलता है, ये भी मैंने आपको यहां पे बताया था।
याद आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं कि सर इन्फ्लेशन को दूर कैसे करेंगे। तो बता चुका हूं कि इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए सबसे पहली जो नीति है उस नीति का नाम है मौद्रिक नीति, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सर क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में? तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो पूर्ति होती है, मनी की जो सप्लाई होती है या मनी की जो लिक्विडिटी होती है ना, उसे कंट्रोल किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? उसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ टारगेट हम सेट करते हैं। याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग समिति थी, अलग अलग समिति ने अलग अलग टारगेट सेट किए थे। याद करो तारापुर समिति 3.5% इन्फ्लेशन होना चाहिए, सुखमय चक्रवर्ती 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, रंगराजन समिति 5.60 इन्फ्लेशन होना चाहिए, और भारत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर जो है वो 4% इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो लिया था। ये आपको याद आ रहा होगा, मेरे हिसाब से याद आ रहा है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब लगातार प्राइस हमारी बढ़ जाती है, तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जब बात मॉनेटरी पॉलिसी की होती है या जब बात किसकी होती है, जब बात राजकोषीय नीति की होती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, एक बार समझ लो, एक बार समझ लो। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? हम बात यहां पे कर रहे हैं राजकोषीय नीति के बारे में। जब बात राजकोषीय नीति की होती है, जब बात यहां पे फिस्कल पॉलिसी की होती है, तो आपको अच्छे से यह पता होना चाहिए कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से टूल होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से उपकरण होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से टूल होते हैं, जिन टूल की सहायता से कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इसमें जो पहला आता है वो आ जाता है हमारा कौन सा? पहला आ जाता है, पहला जो हथियार होता है वो होता है हमारा क्या? सार्वजनिक प्राप्तियां। जो सबसे पहला हथियार है राजकोषीय नीति में, उसे कहते हैं सार्वजनिक प्राप्तियां। और जो सार्वजनिक प्राप्तियां होती हैं उन्हें हम पब्लिक रिसिप्ट्स कहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो पब्लिक रिसिप्ट्स होती है ये भी सरकार के दो भागों में जो है वो बट जाती है। कौन कौन से भागों में बट जाती है? एक सरकार की वो रिसिप्ट होती है, सरकार की जो रिसिप्ट होती है ये दो भागों में बट जाती है। एक सरकार की वो रिसिप्ट होती है जिसे सरकार की राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, एक जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। एक सरकार की वो रिसिप्ट होती है जिसे सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के नाम से जो है वो जाना जाता है ना। और सरकार की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो कौन सी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है सरकार की, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? वो रिसिप्ट जो बार बार मिलती है। जैसे सरकार को टैक्स से जो पैसा मिल रहा है ये बार बार मिलता है, लेकिन हमारी सरकार को जो विनिवेश से पैसा मिलता है, हमारी सरकार ने अपनी संपत्ति को बेच दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो जो पैसा है ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ हमारी सरकार जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है तो एक नीति बनाती है, उस नीति को क्या कहते हैं? उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। सर इस नीति में सरकार क्या करती है? तो इस नीति में सरकार, इसी नीति को ध्यान रखना, राजकोषीय नीति को ही बहुत बार बजटीय नीति भी कह दिया जाता है। बजटीय नीति भी कह दिया जाता है, बजटरी पॉलिसी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे सरकार बजट बनाकर, बजट में परिवर्तन करके कंट्री की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो इन्फ्लेशन प्रेशर है, मुद्रास्फीति का जो दबाव है, उस दबाव को दूर करने की जो कोशिश है वो करती है। जैसे चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो सिचुएशन चल रही है, बताओ इन्फ्लेशन चल रहा है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बताओ टैक्स रेट को बढ़ाएं या कम करें? आप ही बता दो। अगर मान लो पहले से महंगाई चल रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो बताओ हमें टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? आप कहोगे सर पहले से इन्फ्लेशन चल रहा है, पहले से महंगाई चल रही है, हम चाहते हैं महंगाई कंट्रोल हो। तो बताओ महंगाई कंट्रोल कब? महंगाई होती कब है? महंगाई तब होती है जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे लोग डिमांड करना कम कर दें। अच्छा, डिमांड हम तभी तो करते हैं जब हमारे पास में पैसा बहुत होता है, तो सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे हमारे पास में पैसा कम हो जाए। तो सरकार अगर चाहती है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए तो सरकार टैक्स रेट को जो है वो बढ़ा देगी। जैसे ही टैक्स रेट को बढ़ाएगी, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, अपने आप ही कहीं ना कहीं क्या होगा, लोग डिमांड ही कम करेंगे। अब टैक्स जो है वो कोई सा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली सरकार जो है वो डायरेक्ट टैक्स को जो है वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, जो वस्तु पे लगते हैं कहीं ना कहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार जो है वो कम कर देगी। ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही डायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ा दी, इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दी, अब पर्सन अपनी इनकम पे ज्यादा टैक्स दे रहा है। ज्यादा टैक्स दे रहा है इसका मतलब उसकी जो खर्च करने वाली इनकम है, जिसे खर्च योग्य आय कहते हैं, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, वो कम हो जाती है। जब इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाती है और अपने आप महंगाई भी कम हो जाती है। समझ रहे हो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो जीएसटी होता है, जीएसटी की रेट में कम हो गई तो सोचो, जीएसटी की रेट कम हो गई है तो कहीं ना कहीं वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है वो कम हो गई है ना। और कीमत जब कम हो गई है तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो इन्फ्लेशन की रेट है वो भी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, यहां पे जो टैक्स है वो मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में तो टैक्स रेट कम कर देते हैं ताकि चीजें अपने आप जो है वो कम महंगी हो जाए। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है सार्वजनिक प्राप्तियों का। एक और एग्जाम्पल होता है जहां सरकार परिवर्तन करती है, और वो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सरकार के व्यय। वो होता है सरकार के व्यय। तो सरकार अपने खर्चों में भी परिवर्तन करके, सरकार अपने खर्चों में भी परिवर्तन करके, सरकार जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी परिवर्तन करके जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है। जैसे मान लीजिए देश में क्या चल रही है, देश में मुद्रास्फीति चल रही है। मैं आपसे पूछूं, बताओ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार, बताओ सरकार के खर्चों को बढ़ाएगी या कम करेगी? जल्दी से आंसर दो। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बताओ व्ययों को बढ़ाएगी या कम करेगी? तो आप कहोगे सर सरकार का जो खर्चा होता है वो हमारी इनकम होती है, सरकार ज्यादा पैसा बांटेगी, हम ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन जब सरकार अपने खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी, नियंत्रित करने के लिए सरकारी जो व्यय होते हैं या जो सार्वजनिक व्यय होते हैं, जिन्हें पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक व्यय हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, उसमें क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। सरकार खर्चे कम करेगी, इसका मतलब हमें सैलरी कम मिलेगी। सरकार खर्चे कम करेगी, इसका मतलब सरकार नरेगा में पैसा कम बांटेगी। और जब ऐसा होता है तो अपने आप ही जो सिचुएशन है वो क्या हो जाती है, वो मैंने आपको यहां बता दिया है। आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कहानी यहां पे क्या होने वाली है, राजकोषीय नीति में क्या सरकार यहां पे करती है जिससे चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। एक और पॉइंट आप यहां पे ले सकते हो, एक और पॉइंट आप यहां पे ले सकते हो। वो पॉइंट क्या हो सकता है, वो आपका जो पॉइंट हो सकता है वो सार्वजनिक ऋण हो सकता है। सार्वजनिक जो ऋण होता है, सरकार जो ऋण लेती है, वो ऋण भी तो इन्फ्लेशन का ही पार्ट है। सार्वजनिक ऋण की बात हम कर रहे हैं, जिससे पब्लिक डेट की बात करते हैं। तो सरकार इन्फ्लेशन में क्या करेगी, ज्यादा लोन लेगी या कम लोन लेगी? बताओ, आप बताओ। अगर सरकार का के ऊपर, अगर देश में महंगाई बहुत ज्यादा है तो बताओ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार कहीं ना कहीं सार्वजनिक ऋण के जो प्रावधान है उसमें परिवर्तन करेगी, उसमें परिवर्तन करेगी। जैसे आप मुझे बताओ क्या होगा कि सरकार जो है वो पहले से महंगाई चल रही है, लोगों के पास पहले से पैसा ज्यादा है, सरकार और लोन ले लेगी तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक तो ज्यादा कर्जा हो जाएगा। सरकार लोन लेगी, इसका मतलब लोगों में बांटेगी, लोगों में पैसा बांटा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो अपने आप ही क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो सरकार कहीं ना कहीं लोन भी कम लेगी। क्या लेगी? लोन भी कम लेगी और कंट्री की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।
मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप ये समझो कि सरकार के पास में क्या नहीं है, सरकार के पास में पैसा नहीं है तो सरकार अपनी संपत्ति को बेच देती है और वहां से करती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई है। सरकार महंगाई की सिचुएशन में क्या क्या कर सकती है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से कवर समझ में आ गई होगी। सरकार के जो खर्चे होते हैं, सरकार के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। सरकार के जो खर्चे होते हैं, जो सरकार के सार्वजनिक व्यय होते हैं, जो सरकार के सार्वजनिक व्यय होते हैं, जो सरकार के पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं। उन एक्सपेंडिचर को सरकार के आप दो भागों में बांट देते हो। एक सरकार के वो व्यय होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सरकार के योजनागत व्यय। एक व्यय होते हैं सरकार के जिन्हें क्या कहा जाता है? सरकार के योजनागत व्यय कहा जाता है, सरकार के प्लैंड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार के कौन से खर्चे कहा जाता है? जिन्हें सरकार के गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। बोलो कौन से व्यय कहा जाता है? गैर योजनागत व्यय कहा जाता है, जिन्हें हम नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। नाम से ही कुछ बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी कि सरकार के योजनागत व्यय कौन से होते हैं। नाम से ही पता पड़ रहा है। योजनागत मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने उन खर्चों के बारे में योजना बनाई है, पहले से सरकार ने प्लान किया है, पहले से सरकार ने प्लान किया है। उन खर्चों को हम योजनागत कहते हैं। जैसे सरकार ने मान लीजिए बजट में घोषणा करी है, सरकार ने बजट में घोषणा करी है कि हम ये खर्चे करने वाले हैं, यहाँ यहाँ ये संस्था खुलने वाले हैं, यहाँ यहाँ इतना पैसा कृषि में लगाएंगे, इतना पैसा उद्योग में लगाएंगे। ये सब क्या है? योजनागत व्यय है। लेकिन गैर योजनागत व्यय वो व्यय होते हैं जिसके बारे में सरकार ने सोचा नहीं था लेकिन सरकार को खर्चा करना पड़ गया। जैसे कि सरकार ने कोरोना में खर्चा कर दिया, सरकार का कोरोना में बहुत सारा खर्चा हो गया। कहीं मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई तो सरकार को बाढ़ पीड़ितों को पैसे देने पड़ते हैं। ये सब जो सरकार के खर्चे होते हैं, ये सरकार के जो होते हैं वो गैर योजनागत व्यय होते हैं, जिन्हें नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इससे डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इससे डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है। सोचो ना, जैसे ही सरकार ने ये खर्चे बढ़ा दिए, कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो हमारे उस पे आने वाला है। समझ गए? अब एक कर्व जो है वो मैं बता रहा हूं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने एक वक्र बताया है जिस वक्र का नाम है फिलिप्स वक्र, है ना? वक्र कौन सा बताया है? फिलिप्स वक्र बताया है। सर ये जो फिलिप्स कर्व की बात हो रही है, ये फिलिप्स कर्व किसके बारे में बात करता है? ये ध्यान रखना। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें फिलिप्स कर्व के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है सर? क्वेश्चन पूछा जाता है फिलिप्स वक्र क्या है और कैसे काम करता है, किस किस के बीच संबंध बताता है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो सबसे पहले सर क्या होता है फिलिप्स कर्व? तो फिलिप्स कर्व एक बेसिकली आर्थिक मॉडल होता है, आप ये कह सकते हो, एक इकोनॉमिक मॉडल होता है। तो बात करते हैं सर फिलिप्स कर्व जो है वो कैसा दिखता है, इसका डायग्राम कैसा होता है। पहले डायग्राम को समझो। फिलिप्स कर्व का जो डायग्राम होता है वो डायग्राम कैसा होता है, पहले डायग्राम को समझो, फिर मैं आपको ये किस किस के बीच में जो है वो रिलेशनशिप को बताता है वो बताता हूं। तो यहां पे आप जानते हैं ये हमारा y अक्ष होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा x होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो हम लेते हैं ना, यहां पे जो हम लेते हैं वो लेते हैं बेरोजगारी दर। यहां क्या लेते हैं बताओ? बेरोजगारी दर लेते हैं। बेरोजगारी जो दर होती है उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और y अक्ष पे क्या लेते हैं? तो y अक्ष पे जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं हमारी क्या? वो लेते हैं हमारी मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं।
इन्फ्लेशन को हम कहां दिखाते हैं, वाई अक्ष पे दिखाते हैं। तो सर क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ये बता दो। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो ये होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो वक्र दिख रहा है, इसी वक्र को, इसी कर्व को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। अब आपने सर ये फिलिप्स वक्र तो बता दिया है, लेकिन सिंपल शब्दों में ये किस किस के बीच में संबंध को दिखा रहा है? तो ध्यान रखना, ये जो फिलिप्स वक्र होता है ये किस किस के बीच में संबंध को दिखाता है? तो ये मुद्रास्फीति, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है? ध्यान रखना के बीच में जो विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध जो होता है, जिसे हम यहां कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं, जिसे हम यहां पे कहते हैं इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है। यहां तक बात समझ में आ गई है? इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है। अब क्यों दर्शाता है, इस बात को समझो, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो। यार एक बात बताओ, जब हमारे भारत में बेरोजगारी, जब बताइए हमारे भारत में अगर हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहां पे कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, जब अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी कम हो जाती है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, बेरोजगारी कम होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है या कम होती है? जल्दी से बताओ। मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, बताओ वो बढ़ता है या कम होता है? अरे बेरोजगारी कम हो रही है, इसका मतलब लोगों को नौकरी मिल रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है, इसका मतलब वो पैसा कमा रहे हैं। जब वो पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज्यादा करते हैं तो महंगाई भी तो बढ़ जाती है, महंगाई भी तो बढ़ जाती है, ध्यान रखना। इसलिए हम ध्यान रखते हैं, यहां जो रिलेशन हमें दिख रहा है वो इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। ये पहली बात ध्यान रखनी है ना। और ये भी ध्यान रखना कि यह अल्पकालीन व्यवहार को बताता है। ये कौन से व्यवहार को बताता है? यह अल्पकालीन व्यवहार को दर्शाता है। अल्पकालीन आर्थिक व्यवहार आप कह सकते हो, जो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है, आर्थिक व्यवहार, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यहां पे कहते हैं शॉर्ट रन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रन इकोनॉमिक बिहेवियर, शॉर्ट रन इकोनॉमिक बिहेवियर को दर्शाता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा, या फिलिप्स कर्व के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो क्या आप सभी को फिलिप्स कर्व समझ में आ गया है कैसे काम करता है? मतलब फिलिप्स कर्व हमें ये सिखाता है, कि जैसे जैसे इकोनॉमी में, अच्छा इसका उल्टा भी ले सकते हो आप, इसका भी उल्टा भी ले सकते हो। अभी मैंने कहा इन्फ्लेशन का इससे रिलेशन इनवर्स होता है। इन्फ्लेशन हमारा बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ठीक है। या ऐसे भी तो कह सकते हो कि जब महंगाई बढ़ जाती है, अरे महंगाई जब बढ़ जाएगी तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है उस पर भी तो प्रभाव पड़ने वाला है, समझ रहे हो। तो ये रिलेशन जो है वो एक नेगेटिव रिलेशन होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब इन्फ्लेशन घट जाता है तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो लोग ज़्यादा नौकरियां मांगते हैं। जब ज़्यादा नौकरियां मांगते हैं तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व एप्लीकेबल नहीं होता या बनाना मुश्किल हो जाता है। दीर्घकाल में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में कोई डायरेक्ट जो एक रिलेशनशिप जो है वो नहीं रहती है।
इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर इन्फ्लेशन कर्व से कोई क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है आप बहुत आराम से आंसर जो है वो यहां पे दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात अच्छे से समझ में आ गई है, डन है। तो इसी के साथ में ये मैंने आपको बता दिया है राजकोषीय नीति में कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी नीति बनाती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो उसके पास भी तो हथियार होते होंगे। बिल्कुल होते हैं सर। यहां पे इसके पास में भी क्या होते हैं, मौद्रिक नीति के भी अपने अपने क्या होते हैं, उपकरण होते हैं सर। मॉनेटरी पॉलिसी के भी अपने टूल्स होते हैं। ये जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स को भी हम यहां दो भागों में बांट देते हैं। क्या क्या होता है सर, पहला जो टूल होता है वो मात्रात्मक होता है ना, जिसे हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव कहते हैं। और दूसरा जो टूल होता है वो कौन सा होता है, वो गुणात्मक होता है। गुणात्मक जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल के नाम से जानते हैं। मात्रात्मक में क्या होगा सर, मात्रात्मक में कहीं ना कहीं मात्रा बदलेगी। सर किसकी मात्रा बदलेगी, किस किस की मात्रा बदलेगी, तो जब बैंक रेट में परिवर्तन होगा, जब रेपो रेट में परिवर्तन होगा, जब रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन होगा, जब कैश रिजर्व रेशियो नकद कोष अनुपात में परिवर्तन होगा, जब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन होगा, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार प्रतिभूतियों में परिवर्तन होगा। ये सारा परिवर्तन जो होता है ये मात्रात्मक होता है। लेकिन गुणात्मक में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है वो गुणों में होने वाला है। जैसे साख की राशनिंग जो है वो बदल जाती है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की जो राशनिंग है उसमें परिवर्तन होकर आरबीआई जो है वो कंट्री की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। बहुत बार आरबीआई जो है वो सीधा धमकी देती है कमर्शियल बैंक को कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर देंगे, हम तुम पे डायरेक्ट एक्शन जो है वो ले लेंगे। ऐसा भी होता है। बहुत बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक पे नैतिक दबाव बनाता है। तो आप देखो यहां कहीं भी जो रेट है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक और होता है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट में परिवर्तन करना, ये हो गया। तो आपको बस ये नाम ध्यान रखने हैं कि ये सारे हथियार होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, और इन हथियारों का उपयोग करके कहीं ना कहीं कंट्री की जो सिचुएशन है उसे सही करने की कोशिश जो है वो यहां पे की जाती है, यहां पे कोशिश की जाती है। आशा करता हूं यहां तक सारी बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या मुझे लगता है आप लोगों को नहीं होगी। सर महंगाई कंट्रोल कैसे करते हैं, महंगाई कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब आप ये समझो, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहां पे दे रखी है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई है, तो जब इन्फ्लेशन होता है, क्या होता है बताओ, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन में क्या कर दिया जाता है, इन सभी को, है ना, इन्फ्लेशन में इन सभी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जब इन्फ्लेशन चलता है, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो सोचो अगर इन सबको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बैंक रेट को, रेपो रेट को बढ़ा देंगे, लोन लेना महंगा होगा, लोन लेना महंगा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो अपने आप प्राइस कम हो जाएगी। सीआरआर एसएलआर वो रेशियो है जो कि बैंकों को रखना होता है, मतलब सीआरआर एसएलआर वो रेशियो है जिसको घटाने के बाद ही बैंक लोन दे पाता है। तो अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ जाता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता, लोन देने की कैपेसिटी कम होगी। जब वो लोन बांटेंगे ही कम तो पब्लिक को मिलेगा ही कम, जब पब्लिक को मिलेगा ही कम तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो भी कम होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, मॉनेटरी टूल्स है। और जब हम बैंक पढ़ते हैं तो बैंक में ये टूल्स हम बहुत अच्छे से अलग से वहां देख लेते हैं। अभी मैंने केवल आपको नाम बता दिए हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। क्या सभी को समझ में आ गया है? क्या
कहानी होती है, क्या नहीं होती है। एक बहुत बार मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? वो कॉन्सेप्ट है ओवर हीटिंग का कॉन्सेप्ट। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर ये ओवर हीटिंग क्या होती है सर? ओवर हीटिंग क्या होती है? तो समझो बहुत ध्यान से। ओवर हीटिंग बेसिकली जो है ना, ओवर हीटिंग बेसिकली एक सिचुएशन है। ओवर हीटिंग क्या है? ओवर हीटिंग बेसिकली एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है। सर ये कौन सी परिस्थिति होती है? ये कौन सी सिचुएशन होती है ना? ये कौन सी सिचुएशन होती है? क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्वालिटेटिव को भी आप इंग्लिश में बता दो। वैसे तो मैं बोल बोल के बताता हूं, फिर भी आप कह रहे हो तो लिख लेते हैं। क्रेडिट राशनिंग हम इसे कहते हैं। हम इसे यहां पे क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। यहां पे हम इसे कहते हैं कि डायरेक्ट एक्शन ले लिया है। यहां पे हम लोग इसे कहते हैं कि आरबीआई ने मॉरल प्रेशर बना दिया है कमर्शियल बैंक के पास में। और यहां पे कहीं ना कहीं जो चेंज हो रहा है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट में हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? मार्जिन रिक्वायरमेंट में हो रहा है। तो क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल प्रेशर और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। डन है? तो सर ये ओवर हीटिंग क्या होती है ये बताओ। ये वो सिचुएशन होती है जब हम क्या करते हैं, संसाधन से लगभग पूरी क्षमता के साथ प्रगति कर रहे होते हैं। मतलब ये वो सिचुएशन होती है जहां पे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। जहां क्या होता है बताओ? जहां संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं सर फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। वो सिचुएशन जहां पे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। पहली बात, 2-3 बातें हैं इसमें। वो सिचुएशन जब कहीं ना कहीं देश में प्रगति हो रही है, प्रगति बढ़ रही है, देश की जो प्रगति है वो बढ़ती है, हमारी जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो भी हो रही है। तो सर कमी किस बात की है? अगर देश में विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या सिचुएशन है? फिर भी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम अपनी मांग जो होती है ना, जो डिमांड है, देश में जो डिमांड है, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नॉट फुलफिल कंट्री डिमांड। आप सोचो, देश में विकास हो रहा है, देश में प्रगति हो रही है, हम अपने संसाधनों का पूरा यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरहीटिंग क्या होती है? जहां पे कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने के कारण जो है वो क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ने के कारण जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां सरकार को राजकोषीय नीति बनानी पड़ती है और आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। मतलब प्राइस बढ़ रही है। प्राइस क्यों बढ़ रही है? प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो क्षमता से ज्यादा विकास कर रही है। बात समझना, यहां हो क्या रहा है, इकोनॉमी हमारी क्षमता से ज्यादा, इकोनॉमी में क्षमता से ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमी की डिमांड को पूरा जब नहीं कर पाते हैं तो उसे ओवरहीटिंग का कंसेप्ट कहते हैं। ये छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपको बताई थी। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सर बार बार हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। सर इन्फ्लेशन से होता ही क्या है? अरे बहुत प्रभाव पड़ता है। इंपैक्ट क्या होता है महंगाई का? सर जब महंगाई होती है तो महंगाई का प्रभाव रोजगार पर पड़ता है। अभी अभी हमने एक कर्व देखा था जिसका नाम था फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व यही तो बताता है कि इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिलिप्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। कॉन्सेप्ट कब डेवलप किया सर? 1958 में ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया।
और इसी कॉन्सेप्ट को फिलिप्स कर्व का जो नाम है वो दिया गया। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व ये सिखाता है कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर और बेरोजगारी दर में जो संबंध होता है ये विपरीत पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विपरीत पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है, जो हमने यहां पे देख भी लिया। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। एक बार जल्दी से मुझे यस लिख के बता दो कि सर यहां तक तो जो आपने पढ़ाया वो हमें अच्छी तरीके से 100% जो है वो समझ में आ गया है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होने वाली है। डन है? चलिए, तो ओवर हीटिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया है। और जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। महंगाई को रोकेंगे कैसे? तो महंगाई को रोकने के लिए राजकोषीय नीति होती है, मौद्रिक नीति होती है। राजकोषीय नीति में क्या क्या होता है? तो राजकोषीय नीति में जो उपकरण होते हैं वो ये रहे आपके सामने। सरकार जो चेंज करती है वो उसकी प्राप्तियों में करती है, मतलब सरकार टैक्स की रेट में चेंज करती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि टैक्स की रेट बढ़ाने से प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। सरकार के खर्चे हैं तो महंगाई बढ़ रही है तो सरकार अपने खर्चों को कम करेगी। महंगाई बढ़ रही है तो सरकार अपने डेट को, बोरोइंग को कम करेगी, महंगाई कम हो जाएगी। जब महंगाई बढ़ रही होती है तब सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करेगी। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सर ये घाटे की वित्त पूर्ति क्या होती है? तो ध्यान रखना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब सरकार अपने घाटे से बचने के लिए, सरकार को घाटा हो रहा है तो जब सरकार अपने घाटे से बचने के लिए नई मुद्रा को निर्गमित कर देती है, नई करेंसी को जारी कर देती है, तो उसे ध्यान रखना, जब घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नई करेंसी जारी करती है तो इसी कॉन्सेप्ट को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, लिखा हुआ है कवर द डेफिसिट। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? नई करेंसी इशू करती है। तो जब ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही होगी तो सरकार कम नोट छापेगी, क्योंकि ज्यादा नोट छापने से तो लोगों के पास पैसा आएगा और लोग डिमांड को कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे। फिर और उपकरण क्या होते हैं? तो और उपकरण होते हैं हमारे, मौद्रिक नीति होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में दो पॉलिसी होती है, बताया था। एक मात्रात्मक होता है जिसे क्वांटिटेटिव कहा जाता है, दूसरा गुणात्मक होता है जिसे क्वालिटेटिव कहा जाता है ना। जो मात्रात्मक है उसमें कहीं ना कहीं जो चेंज है वो मात्रा में हो रहा है। किसकी मात्रा में चेंज होगा? जैसे बैंक रेट। अब ये बैंक रेट कौन सी रेट होती है? ये वैसे मैं बैंक में पढ़ाता हूं, वो रेट जिस रेट पर आरबीआई ने दीर्घ अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, या जिस रेट पर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लिया है। अब लिखा हुआ है क्या होता है? तो जैसे ही आप सोचो, जैसे ही बैंक रेट बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ते ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही लोन लेना महंगा हो गया। जब लोन लेना महंगा हो गया तो लोग लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट में चेंज करके, सेम टू सेम रेपो रेट में चेंज करके जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस लेवल को बदल पा रही है। ऐसे ही सीआरआर है। सीआरआर कौन सा रेशियो होता है? वो रेशियो जो कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में कुछ परसेंटेज रखना होता है, जिससे सीआरआर कहते हैं, है ना। तो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। जैसे प्रेजेंट में ये 4% है कि नहीं? तो आप सोचो, जैसे ही सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोन जो है वो अब कमर्शियल बैंक कम बांट पाएगी। जब लोन कम बटेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो अपने आप ही जो है वो प्राइस भी कम हो जाएगी। ऐसे ही सेम एसएलआर में होता है, ऐसा ही सेम रेपो रेट में होता है, ऐसा ही रिवर्स रेपो रेट में होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है सर? वो ऑपरेशन जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करती है। आरबीआई बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, ठीक है।
तो आरबीआई ने जैसे ही सिक्योरिटी को बेचा, आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेचा, सिक्योरिटी कौन खरीदते हैं? सिक्योरिटी खरीदते हैं कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई ने जैसे ही सिक्योरिटी बेची, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ था, कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा सिक्योरिटी में लगा दिया। तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है, मनी सप्लाई है, वो कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो लोन कम बांटेंगे, तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो साख की राशनिंग होती है। सर साख की राशनिंग मतलब क्या होता है? साख राशनिंग मतलब साख को बांटना, मतलब पैसों को बांटना। तो सोचो, सरकार कहती थी कि भैया हम एग्रीकल्चर सेक्टर में 30% देंगे। अब सरकार ने राशनिंग बदल दी, मतलब बांटने का सिस्टम बदल दिया। सरकार ने कहा कि नहीं भैया, अब हमारे पास जो पैसा पड़ा है, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को 30 नहीं, अब 40% देंगे। बताओ, ऐसा होने से एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड तो बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जिसका 10% कम हुआ है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बहुत बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट एक्शन लेकर सिचुएशन को कंट्रोल करता है। बहुत बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नैतिक दबाव बनाकर सिचुएशन कंट्रोल करता है। बहुत बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिन आवश्यकता को कम करता है। मार्जिन आवश्यकता का मतलब होता है, मार्जिन आवश्यकता का मतलब होता है जो लोन हम लेते हैं, लोन के अगेंस्ट में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। लोन लिया है 1 लाख का, सिक्योरिटी 30% है, मतलब 1 लाख का लोन लेने के लिए 1,30,000 रुपए की सिक्योरिटीज, गोल्ड या प्रॉपर्टी पेपर रखने पड़ेंगे। सोचो, ये परसेंटेज अगर बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो दे दिया है। आशा करता हूं यहां तक सारी बातें आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी होने वाली है। डन है? सभी को समझ में आ गया है अच्छी तरीके से? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। मेरे हिसाब से गाइज यहां तक सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो आज की ये जो क्लास है, इस क्लास को तो हम यहीं पे जो है वो एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। तो गाइज आशा करता हूँ सारे जो स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को देख रहे थे सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बैच हमारा चल रहा है ना। और हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो है वो नहीं पढ़ाया है, अंजना कह रहे हैं। ठीक है अंजना, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, मेरी ही मैगजीन वीडियोस आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं, तो आप जाके उससे सर्च आउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। स्पेशली यूके SSSC EDU की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोर्स हमारा चल गया है, और ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं ये भी क्लासेस वहाँ पे लाइव जो है वो जा रही है। सो मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा मैं आप सभी से कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।